हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू विल फिट एंड फाइन. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम ओवर हेयर विथ योर सोशल साइंस सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट सेकेंड टेक्स्ट बुक in geography for the class 10th. So from today I am going to describe you about your first chapter from the class 10th geography. Let's start now. Chapter number first is resources and development. What is resources and how they developed? We will study in this chapter about these things. So come, let's start now chapter number first, resources and develop. Can you identify the name of the various items used in making the life comfortable in your village and towns? क्या आप ऐसे आइटम्स के बारे में बता सकते हैं जो आपके जीवन को गांव अथवा शहर में कैसा बनाते हैं कंफर्टेबल? ठीक है. लिस्ट द आइटम एंड नेम द मटेरियल्स यूज्ड इन देयर मेकिंग. तो ऐसे आइटम्स जो हमारे जीवन को कैसा बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, तो उन आइटम्स को बनाने में किस मटेरियल का यूज़ हुआ है यू कैन सी एंड नेम दैट मटेरियल. ठीक है, आप उसको देखें और उसको पता करें कि उसमें किस मटेरियल का यूज़ हुआ है. ठीक है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग. कुछ भी, कोई भी वस्तु जो हमारे आस पास अवेलेबल है. ठीक है. विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, प्रोवाइड टेक्नोलॉजी accessible, economic, physical and culturally stable can be termed as resource. ठीक है. हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी कोई भी चीज़ प्रेजेंट है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और ये कैसी होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी इसको एक्सेस करती हो, इकोनॉमी फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. ठीक है. मीन्स इसको हम स्वीकार भी कर सकें. इन सभी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं? रिसोर्स कह सकते हैं. ठीक है. इकोनॉमी फिजिबल मतलब आर्थिक रूप से भी हमारे लिए उपयोगी हो. ठीक है. ऐसा नहीं कि अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकती है, वो हार्मफुल हो सकती है, या जितना हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है उससे अधिक हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है. तो हमारे लिए इकोनॉमिक फिजिबल भी हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से हम उसको स्वीकार भी कर सकें. तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम हर तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? रिसोर्स कह सकते हैं. यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, आप फिगर में देख सकते हैं. रिसोर्सेज जितने भी संसाधन हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, नेचुरल एंड ह्यूमन. नेचुरल को वंस अगेन दो कैटेगरीज में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ठीक है. रिन्यूएबल मीन्स जो ख़त्म हो जाए तो हम उनको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार ख़त्म हो गए तो हम इसको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, या हज़ारों साल उनको क्रिएटिंग में लग जाएंगे. रिन्यूएबल में फिर से रिन्यूएबल को दो भागों में बांटा गया है, बायोलॉजिकल, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो. फॉर एग्जांपल वाइंड एंड वाटर. ठीक है. बायोलॉजिकल फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल. नेचुरल में क्या आते हैं? वेजिटेशन. ठीक है. लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है. और नॉन रिन्यूएबल को दो हिस्सों में बांटा गया है, रिसाइकिल फॉर एग्जांपल मटेरियल एंड नॉन रिसाइकलिंग फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन. ह्यूमन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी एंड क्वांटिटी. तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है.
फिर इनको सब कैटेगराइज किया गया है अलग अलग तरीके से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर environment involves an interdependent relationship। जितने भी हमारे आसपास क्या हैं थिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में, उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है परिवर्तन का, ठीक है, इसमें शामिल है इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है, आपसी संबंध या एक दूसरे पे निर्भरता बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं ये, इनको हम जब क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या की आवश्यकता होती है, टेक्निक एंड इंस्टीट्यूशंस की। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग है, नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन की रचना करता है, काहे के लिए, टू एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे क्या हो सके, उसका आर्थिक विकास हो सके, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, रिसोर्सेज को यूज़ करता है और इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है टू प्रोग्रेस दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। डू यू थिंक that resources are free gift of nature as is assumed by many? जैसा सभी को मिले हुए हैं, तो आप भी ऐसा सोचते हैं क्या प्रकृति के द्वारा ये दिए हुए फ्री उपहार हैं? दे आर नॉट, नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये क्या है, एक तरीके का ह्यूमन एक्टिविटी का क्या है, फंक्शन है, कार्य है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमन बीइंग खुद में क्या है, एक रिसोर्स है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसको क्या करता है, रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके उसको यूज करता है, जो भी मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन रिसोर्सेज को हम निम्नलिखित तरीके से है क्लासीफाई कर सकते हैं। किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, रिन्यूएबल है अथवा नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्वर। तो इस आधार पे जो रिसोर्सेज हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। फॉर मोर डिटेल विल स्टडी फर्दर। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग। ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, बायोस्फीयर। छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा, जलमंडल, स्थलमंडल, बायोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, लाइक दिस। इनको यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है और इनमें क्या होता है, लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, बायोटिक रिसोर्सेज में, ठीक है, मीन्स जैविक संसाधन। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिनको नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, ठीक है। तो ओरिजिन के आधार पे जो रिसोर्सेज हैं उनको दो कैटेगरी में रखा गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो वी कैन से इन बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड एंड अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स आर
included. Okay. On the basis of exhaustibility के आधार पे फर्स्ट वन इज renewable resources. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेस, ऐसे रिसोर्सेज जिनको क्या किया जा सकता है, रिन्यू नवीन किया सकता है, अथवा रिप्रोड्यूस्ड दोबारा से बनाया जा सकता है, उनका उत्पादन किया जा सकता है. कैसे? बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, आर नोन एज रिन्यूएबल और रिपेंसिबल रिसोर्सेज. ठीक है, जिनको अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर, वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ etc. The renewable resources may further be divided into continuous flow figure number 1.2. और अधिक हम इसके बारे में जान पाएंगे. ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दीज ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, और इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और कैटेगरीज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस फ्लो. ठीक है, इनको हम 1.2 फिगर के माध्यम से समझेंगे. दिस इज फिगर नंबर 1.2. कह रहा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको फर्दर और भी आगे बांटा जा सकता है. जैसा इसमें बताया गया है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, इनको किससे बांटा गया है, कॉन्टिन्यूस एंड बायोलॉजिकल. कॉन्टिन्यूस में वाइंड वाटर आता है, बायोलॉजिकल में नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ आते हैं. ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आगे भी और कैटेगरीज में बांटा गया है. फिर हम पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज अक्वायर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. इनको घटित होने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं. दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर. इनको मिलियंस ईयर लग जाते हैं फॉर्म होने में, बनने में. सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद दिस देयर यूज. ठीक है, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम रिसाइकल कर लेते हैं, जैसे धातुएं हैं, मेटल्स. ठीक है, लोहे से अगर हम कुछ बनवाते हैं, कुछ बनता है, ट्रैक्टर या दूसरे संसाधन, बाइक, अगर ये ख़त्म हो जाती है फिर उसको हम उसका लोहा यूज़ कर लेते हैं दोबारा से मेल्ट करके. बट जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, ठीक है, या कोयला है, अगर ये घास हो जाता है एक बार तो इसको हम दोबारा से नहीं बना सकते हैं और इसको दोबारा से बनने में हज़ारों साल फिर से लग जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. मालिकाना हक के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज. दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. ठीक है, ये किसी के व्यक्तिगत तौर पे भी ओन किए जाते हैं, कोई इनका निजी संपत्ति जिसको हम कहते हैं. मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट. बहुत सारे फार्मर्स के पास ज़मीन है जिसको गवर्नमेंट ने फार्मर्स के अलॉट किया है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ अ रेवेन्यू. और सरकार ने जो आपको ज़मीन दी है उसके बदले क्या लेती है, लगान वसूल करती है. ठीक है, तो आपकी क्या है, ये निजी संपत्ति है. इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस. गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, वो भूमिहीन होते हैं. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़. और जो शहर के लोग हैं उनके पास क्या होता है, प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं या दूसरी संपत्तियाँ होती हैं. प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स etc. are some of the example of resources ownership by individuals
मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाई योर हाउस होल्ड। ठीक है, आप एक लिस्ट बनाइए ऐसे संसाधन की जो आपके द्वारा इंडिविजुअल प्राइवेटली क्या की गई, हासिल की गई है, या आपके पास प्राइवेट तौर पे जो संपत्ति है उसकी एक लिस्ट बनाएं। फिर आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ठीक है, जिनको हम सामुदायिक संसाधन भी कहते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। पर्टिकुलर एक समुदाय के लोग, एक समाज के लोग उस प्रॉपर्टी, उस रिसोर्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स ईटीसी, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये सारे क्या हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स चारागाह, बरियल जिनको आप शमशान घाट कहते हैं, या गांव के तालाब, ये सारे कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं या कैसे रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनको सामुदायिक रूप से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, गांव के जो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं, सामुदायिक संसाधन हैं। शहरों में क्या होता है, जो अर्बन क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या होता है, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डिफैक्टो असेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए जो प्लेग्राउंड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कम्युनल रिसोर्सेज हो जाते हैं, जिनका वो यूज करते हैं। फिर आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अगर हम तकनीक रूप से देखें तो जितने भी संसाधन हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, हमारे राष्ट्र से। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है, उसको राइट है, अधिकार है, वो क्या कर सकती है, एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक गुड। ठीक है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या पब्लिक के सामान को भी क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, उसके पास लीगल पावर है। ठीक है, हमारे देश के पास। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाई सम इंडिविजुअल्स। और आपने देखा होगा कि किसी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पे आप खेती करते हैं, वहाँ से रोड निकाल दी जाती है, कहीं पुल बना दिए जाते हैं, रेलवेज निकाल दी जाती है। ठीक है, इट मीन्स द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू अक्वायर योर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट empowered by the government to acquire land, all the mineral, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles means 19.2 kilometer from the coast term as a terrestrial water and resources terrain belong to the nation means अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके पास अधिकार है, गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार से उसको क्या मिला है, आदेश मिला है, उसको पावर मिली हुई है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मीन्स जहाँ तक हमारी राजनीतिक बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, एंड ओशियनिक एरिया, और जहाँ तक हमारा ओशियनिक एरिया है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। तो ये जितना भी जहाँ तक कि बताया गया है ये सारी क्या है, हमारे देश की संपत्ति है। ठीक है, इट इज़ बिलोंग टू अवर नेशन। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। यहाँ क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं जो कुछ रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, द ओशियनिक रिसोर्सेज
बियॉन्ड 200 किलोमीटर। ओशनिक रिसोर्सेज में जो सागर के रिसोर्सेज हैं उसमें 200 किलोमीटर के बाद कौन सी जोन शुरू हो जाती है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मीन्स किसी भी देश के समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर 200 किलोमीटर तक उसकी क्या होती है? लिमिट होती है। उसके बाद किस में शामिल हो जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, इसमें कोई भी कंट्री व्यक्तिगत तौर पे उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की अनुमति के इस क्षेत्र में कोई भी कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। व्हाट इज़ द बियॉन्ड ऑफ आवर कंट्री? I will try to know what the limitation of our India in oceans. There is an image, you can see in this image this line. This is the limitation of our India in ocean. ठीक है, मीन्स यहाँ तक हमारे भारत का राइट है, हमारे भारत का क्या है? अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारे भारत की ओशनिक लिमिटेशंस है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, ऐसे संसाधन जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, रीजन में पाए जाते हैं। वट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जिनको अभी तक लेकिन यूटिलाइज नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर हम देखें तो भारत का पश्चिमी हिस्सा, पर्टिकुलर राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बहुत सारे अवसर हैं, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इनको प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कैसे रिसोर्सेज कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization। ऐसे resources जिनको सर्वे कर लिया गया है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में भी जान लिया गया है, डिटरमाइन कर लिया गया है फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेस कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। डिपेंड करता है, जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी फिजिबिलिटी पे। फिर आता है स्टॉक, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but human beings do not have the appropriate technology to access these। ठीक है, स्टॉक का मतलब अभी तक ऐसा मटेरियल, ठीक है, इन्वायरमेंट में अभी तक जो अवेलेबल है, बट विच हैव नॉट पोटेंशियल सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, जिसमें इतना पोटेंशियल है जो क्या कर सकता है? ह्यूमन को सेटिस्फाई कर सकता है, बट ह्यूमन बीइंग नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे वो इनको क्या कर सके? यूज कर सके या यूटिलाइज कर सके। आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल,
वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो वाटर क्या है, दो गैसों का मिश्रण है, कंपाउंड है, इसमें दो गैसें पाई जाती हैं। टू इनफ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील, जो जलती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वाटर क्या है, दो गैसों का मिश्रण है, कंपाउंड है, विच कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन गैसों को हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज कर सकते हैं। बट वी डू नॉट नो हैव देयर रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ देम फॉर दिस पर्पज़। लेकिन हम उनको कैसे यूज़ करें, इसके लिए हमारे पास अभी टेक्निक नहीं है। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टॉक। फिर आते हैं रिजर्वर्स। रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। ठीक है, ये वे रिजर्वर्स हैं जिनको हम जानते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास विद्यमान टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है, अभी इनकी शुरुआत नहीं हुई है। दीज कैन बी यूज फॉर द मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, भविष्य में आने वाली जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सकता है, इनको यूज किया सकता है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर्स, वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। जैसे नदी का जल है, उसको हम किस पर्पस यूज़ कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए, बट इट बीइंग यूटिलाइज ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन अभी तक इस पानी का जो यूज है वो कुछ लिमिटेड क्षेत्रों में हो रहा है। दस, वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट, etc is a reserve which can be used in future। ठीक है, तो पार्ट 1 के वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।